हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में मैं आपको जो महाट्रांसफो के लिए हमने सीरीज स्टार्ट की थी सिलेक्शन सीरीज, तो उसी का पार्ट नंबर नेक्स्ट लेके आया हुआ और उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी मैंने सेशन आपको दिए हैं महाट्रांसफो से रिलेटेड वो आप सभी ने देख लिए होंगे। ओके, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल का चैनल है बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल का। तो जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहे। और आप सभी को पता है कि जो पीडीएफ्स होते हैं सेशन के वो आपको मिल जाएंगे बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा, सो दैट आपको इजीली आप इस चैनल को मतलब ज्वाइन कर सको। ओके, एंड बिफोर द स्टार्टिंग द सेशन मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, देन हम देखेंगे कि आगे हमारे सेशन में है क्या। तो दिस इज माय नेम एंड आई एम इंजीनियर टीचर एजुकेटर एंड मेंटर, एंड साथ ही साथ मैंने गेट थ्राइस क्रैक की हुई है 18 99 20। एंड मेरा सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। एंड साथ ही साथ मैं अगर आपको बता दूं इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है in both offline as well as online field. And apart from this, I am a gold as well as a silver educator in one of the e-tech company of the Bangalore. And मेरा एजुकेशन के बारे में अगर मैं बताता हूँ तो मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। ओके, एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको इन एचवीडीसी सेक्शन। ओके, तो ये तो रहा मेरा इंट्रोडक्शन, और आज हम देखने वाले हैं कि भाई इसमें है क्या। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं भाई आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास पावर सिस्टम, और पावर सिस्टम में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर यूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट इज अ पर यूनिट सिस्टम। लास्ट टाइम भी पर यूनिट सिस्टम से क्वेश्चन आया था, और क्या आया था वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो इस टॉपिक को लाइटली नहीं लेना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये टॉपिक वन ऑफ द हॉट लिस्टेड टॉपिक होता है, या फिर मैं बोलूंगा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ओके, जस्ट अ मिनट, मुझे कॉल रिसीव करना है बेसिकली। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट चलो ठीक है। तो देखो आज के टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं, पर यूनिट सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया था पर यूनिट सिस्टम, तो पर यूनिट सिस्टम को ही हम बेसिकली बोलते हैं पीयू सिस्टम। यस, पर यूनिट सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज अ पीयू सिस्टम। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि है क्या। क्या बोला गया है, फॉर एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन or a electrical machine system, different values are required. Thus, per unit system provides the values for voltage, current, power, impedance and एडमिटेंसेस। यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल मशीन को एनालिसिस करना चाहते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल मशीन सिस्टम को एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हमें क्या लगती है, डिफरेंट टाइप की हमें क्या लगती है, वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है। यस, जैसे कि आपके पास पर यूनिट सिस्टम होती है, जिसमें से आपके पास पर यूनिट सिस्टम आपको वो जो डिफरेंट वैल्यूज होती है ना वो प्रोवाइड करता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज में क्या रहेगा आपके पास, वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, पावर हो सकता है, इंपिडेंस हो सकता है, या तो एडमिटेंस हो सकता है। तो पर यूनिट सिस्टम बेसिकली आपको ये सभी चीजें दे देता है, सो दैट आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मशीन या तो इलेक्ट्रिकल मशीन सिस्टम को आप एनालिसिस कर सकते हो। ओके, एंड आगे अगर मैं बता दूं तो यहाँ पर क्या बोला है, पर यूनिट सिस्टम इज आल्सो मेक द कैलकुलेशन इजियर। क्यों हम पर यूनिट सिस्टम को यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे कॉम्प्लिकेटेड चीजों को इजी बनाता है बेसिकली। तो कैलकुलेशन को इजियर बनाने के लिए हम पर यूनिट सिस्टम यूज कर लेते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या बोला है आगे, एज ऑल द वैल्यूज आर टेक इन द सेम यूनिट, मतलब सभी वैल्यू सेम यूनिट में रहेगी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब यूनिट में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पर यूनिट सिस्टम में दो तीन चीजें याद रखना। पर यूनिट सिस्टम का एडवांटेज मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन इजी हो जाता है, एंड सभी वैल्यूज आपके पास सेम यूनिट में होती है। अब सभी वैल्यूज अगर सेम यूनिट में रहेंगी तो मुझे बताना, सेम यूनिट में रहेंगी तो यहाँ पर आपके पास अगर मैं उनका रेशियो लूंगा, बेसिकली पर यूनिट एक रेशियो वाली क्वांटिटी होती है, तो इसीलिए आपके पास पर यूनिट सिस्टम डिमेंशनल लेस क्वांटिटी हो जाती है, या फिर बोलोगे नॉट ए एनी, यहाँ पर हम बोलेंगे कोई भी यहाँ पर यूनिट नहीं होता है पर यूनिट सिस्टम के लिए। यस, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि पर यूनिट सिस्टम का बेसिक आपके पास फॉर्मूला क्या होता है। यस, तो आगे यहाँ पर भी क्या बोला है, पर यूनिट सिस्टम मेनली यूज्ड इन द सर्किट वेयर द वेरिएशन इन द वोल्टेज ऑकर्स। जहाँ पर वोल्टेज का वेरिएशन हो जाता है ना बेसिकली, कि कई जगह पर कुछ अलग वोल्टेज है, किसी जगह पर कोई अलग वोल्टेज है, तो ऐसी जगह पर हम पर यूनिट सिस्टम का बहुत अच्छी तरीके से यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं तो दिस इज अवर ट्रांसफॉर्मर, राइट। तो ये अगर इसकी एलवी साइड रहेगी तो ये आपके पास एचवी साइड रहेगी, राइट उसकी। तो इस साइड में वोल्टेज सपोज 11 केवी है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर सपोज 33 केवी है। तो देखो ना, प्राइमरी में कम वोल्टेज है, सेकेंडरी में ज़्यादा वोल्टेज है। तो इसके हिसाब से आपके पास कैलकुलेशन करना या फिर एनालिसिस करना डिफिकल्ट हो जाएगा ना।
तो ऐसी जगह पर ये जो प्रॉब्लम आ रहा है आपके पास कि लो वोल्टेज इधर हाई वोल्टेज, इसको सॉल्व करने के लिए हम पीयू सिस्टम का यूज कर लेते हैं। पीयू सिस्टम मतलब पर यूनिट सिस्टम का यूज कर लेते हैं, यही यहाँ पर बात की हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वेरिएशन इन वोल्टेज ऑकर्स, वहाँ पर हम पर यूनिट सिस्टम बेसिकली यूज कर लेते हैं। दूसरी चीज, कैलकुलेशन इजी हो जाता है, सेम यूनिट होता है। यस, सभी क्वांटिटीज का वैल्यूज का सेम यूनिट होता है। एंड पर यूनिट सिस्टम का अगर आप देखोगे बेसिकली रेशियो होता ही है, अगर उसका यूनिट देखोगे तो ये डिमेंशनल लेस क्वांटिटी हो जाती है। यस, आगे देखेंगे हम। यस, तो उम्मीद करता हूँ ये पीछे वाली चीजें तो समझ में आ ही गई होंगी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर बोला क्या गया। लेट्स सी कि डेफिनेशन है क्या बेसिकली। तो डेफिनेशन ऑफ पर यूनिट, यहाँ पर क्या बोला है, द पर यूनिट वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, क्या है भाई, किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको पर यूनिट या फिर पीयू वैल्यू निकालना है तो क्या है आपके पास, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वैल्यू इन एनी यूनिट, एक्चुअल वैल्यू इन एनी यूनिट, किसी भी यूनिट में रहे, टू द बेस और वी कैन से द रेफरेंस वैल्यू इन द सेम यूनिट। सेम यूनिट, ये चीज आपको नहीं समझ में आ जाएगी, ये चीज अभी आपको शायद से नहीं समझ में आ गया होगा। बस ऐसा समझ लो कि पीयू क्या है, तो भाई पीयू आपके पास सर एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यहाँ पर रेफरेंस, या तो इसको बोला जाता है बेटा बेस वैल्यू। ओके, बेस वैल्यू आगे मैं बताऊंगा ये सब चीजें। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसका जो यूनिट होगा, इसका जो यूनिट होगा वॉट एवर इसका भी यूनिट होगा, वो सेम यूनिट इसका भी रहेगा। मतलब यूनिट ऑफ न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर का यूनिट होगा ना, यानी आपके पास डिनोमिनेटर का यूनिट होगा, तो ये न्यूमरेटर का यूनिट इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का यूनिट होगा, ये उन्होंने बोला है। ये उन्होंने क्या बोला है भाई, बोला है। तो पर यूनिट सिस्टम में यही बोला जाता है कि इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वैल्यू इन एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का एक्चुअल वैल्यू ले लो और उसका रेशियो किसके साथ लेना है, बेस या तो हम बोलेंगे रेफरेंस वैल्यू इन द सेम यूनिट, मतलब जो न्यूमरेटर में यूनिट होगा वही यूनिट आपको डिनोमिनेटर में भी लेना है, ये उन्होंने बोला हुआ है। गेटिंग दिस पॉइंट? यस, ओके फाइन। तो लेट जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बीच बीच में कॉल्स आ जाते हैं, तो आई होप आप समझ सकते हो। ओके, आगे क्या बोला गया है कि ये तो ये पहले डेफिनेशन समझ में आई ना, सेम क्वांटिटी का रेशियो लेना है, एक्चुअल डिवाइड बाय बेस वैल्यू या फिर बोलेंगे रेफरेंस वैल्यू। आगे क्या बोला है, एनी क्वांटिटी इज कन्वर्टेड इनटू अ पर यूनिट क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को आप ना पर यूनिट क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हो बाय डिवाइडिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू बाय द चूजन बेस वैल्यू ऑफ द सेम डायमेंशन। इसका मतलब किसी भी क्वांटिटी को आप पर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू चूज करना है और उसको डिवाइड करना है। अब ये कोई भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आप चूज करोगे ना, उसे हम बोलते हैं भाई आपके पास बेस वैल्यू चूज करना, बेस वैल्यू चूज करना होता है, और वो सेम डायमेंशन में ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मैं बात करूं कि हियर इट इज अवर, सपोज पिंकी है, ओके, थोड़ा सा आप समझ लेना कि ये पिंकी है। अब ये जो पिंकी है, अब इसका कुछ ना कुछ सपोज वेट रहेगा, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बता रहा हूँ कि इसका कुछ वेट रहेगा भाई, तो वेट ऑब्वियसली बात है केजी में ही होगा। और मैं इसका बेस सपोज वेट अज्यूम कर लेता हूँ, तो मैं इसका बेस वेट अज्यूम कर लेता हूँ, इसका ये एक्चुअल वेट है, समझना, सपोज इसका जो भी के यूनिट है वो केजी में है, और सपोज पिंकी का वेट है सपोज 50 kg, समझने की कोशिश करना, 50 kg। और मैं सपोज इसका बेस वेट कंसिडर कर लेता हूँ, वो जो भी आपके पास केजी में रहेगा, और लेट में मैंने सपोज कंसिडर कर लिया 70 kg पिंकी का बेस वेट है, ये मैंने रेफरेंस ले लिया, दिस रेफरेंस में आई कैन टेक द एनीथिंग वैल्यू, कोई भी मैं वैल्यू ले सकता हूँ। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये पर यूनिट ये बोलना चाहता है कि आप जिस भी क्वांटिटी का पर यूनिट वैल्यू निकालना चाहते हो ना, तो उसका बेस वैल्यू का यूनिट एंड जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी, उसका यूनिट सेम होना चाहिए। अब इन दोनों का जब रेशियो लोगे तो आपको पर यूनिट मिलेगा। अभी यहाँ पर अगर मैं बताऊँ कि पर यूनिट ऑफ वेट, यस, यहाँ पर अगर मैं वेट की बात करूंगा तो पिंकी का एक्चुअल वेट कितना था, 50। यस, आपने बेस कितना लिया सर, 70, तो इसको अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 5/7, तो इतना पीयू उसका पर यूनिट वेट होगा। आप समझे? यस, तो ऐसी ही चीजें लेनी है, मैंने जस्ट समझाने के लिए लिया है। किसी का नाम अगर पिंकी रहेगा तो प्लीज मतलब डोंट बी माइंड, नहीं तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया आपने। ओके, तो दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये पॉइंट समझ में आया कि किसी भी क्वांटिटी को आप पर यूनिट क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है जिसको जिसको आपको एक बेस कंसिडर कर लेना है हैविंग द सेम डायमेंशन। ओके, मतलब एक्चुअल डिवाइड बाय, अगर उसका बेस या तो रेफरेंस वैल्यू लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका पर यूनिट क्वांटिटी मिल जाएगा। ओके, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि पर यूनिट इज अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, व्हाई, बिकॉज देखो ना, अब रेशो किसका ले रहे हैं सर, 50 kg डिवाइड बाय सपोज 50 kg, देखो ना यूनिट यूनिट कट गया, केजी केजी, तो पर यूनिट के लिए कोई भी यूनिट नहीं होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है पर यूनिट वैल्यू इज अ डायमेंशन लेस, या फिर आप बोलेंगे यूनिट लेस क्वांटिटी भी बोला जाता है। यस, यूनिट लेस क्वांटिटी भी बोला जाएगा, कोई भी यूनिट नहीं होता है। यस। अब देखो पर यूनिट वैल्यू निकालनी रहेगी तो जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर बताया उसको थोड़ा सा टेक्निकली ऐसा लिखा जाता है, कैसे कि पर यूनिट वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू इन एनी यूनिट, इन एनी यूनिट, जिसका कुछ भी यूनिट हो सकता है। यस, हो सकता है ओहम हो सकता है पावर हो चाहे कुछ भी हो, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू ली जाएंगी, डिवाइडेड अगर आप उसका बेस या तो आप बोलोगे रेफरेंस वैल्यू लोगे, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो जो रेफरेंस लोगे ना वो सेम यूनिट का ही होना चाहिए। सेम यूनिट का मतलब जो यहाँ पर यूनिट है वही यहाँ पर यूनिट आना चाहिए। मतलब अगर ऊपर ओहम का अगर आपने कोई क्वांटिटी ली तो नीचे भी ओहम वाली ही क्वांटिटी होनी चाहिए। यस, ऊपर सपोज आपने केजी की कोई क्वांटिटी ली है तो नीचे भी केजी की ही होनी चाहिए। यस, ऊपर सपोज आपने डिग्री सेल्सियस की कोई क्वांटिटी ली तो नीचे भी डिग्री सेल्सियस ही लेना चाहिए आपने बेस। तो ये इस तरीके से हम निकाल सकते हैं भाई इसका पर यूनिट वैल्यू। तो आई होप ये बेसिक फार्मूला आप सभी को समझ में आ गया होगा। यस, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिक फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो देख लेते हैं कि आगे वाले चीज में है क्या, या फिर आगे वाले पीपीटीज में है क्या। तो अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, तो हमारे पास दो तरीके की सिस्टम होती है, एक होता है एब्सोल्यूट सिस्टम, विच वन, एक होता है एब्सोल्यूट सिस्टम और एक होता है आपके पास पर यूनिट सिस्टम। तो एक्चुअल या तो हम बोलेंगे एब्सोल्यूट सिस्टम में होता क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन, किसी भी चीज को अगर आपको सॉल्व करना है, लेट मी यूज द वाइट, एक्चुअली वाइट कलर, नंबर ऑफ जो आपके पास इक्वेशंस जो बनते ना ये होते हैं हमारे पास इक्वल टू द नंबर ऑफ वोल्टेज लेवल। मतलब जितने वोल्टेज लेवल रहेंगे किसी भी सिस्टम में, मतलब कई जगह पर सपोज 11 केवी है, कई जगह पर 33 केवी है, कई जगह पर 66 केवी है, किसी जगह पर सपोज 10 केवी है। अगर जितने वोल्टेज लेवल रहेंगे ना, तो अगर आप एक्चुअल वैल्यू अगर आप यूज कर लेते हो वहां पर, मतलब हम बोलेंगे एब्सोल्यूट सिस्टम, सॉरी एक्चुअल नहीं, एब्सोल्यूट सिस्टम हम यूज कर लेते हैं, तो जितने नंबर ऑफ वोल्टेज लेवल रहेंगे उस सिस्टम में उतने ज्यादा इक्वेशन हमारे बनेंगे। मतलब 11 केवी के लिए एक अलग अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, या फिर बोलेंगे अलग से इक्वेशन बनेगा, 22 केवी के लिए अलग से एक इक्वेशन बनेगा, 33 के लिए अलग से एक इक्वेशन बनेगा। बट अगर हम पर यूनिट में बात करें तो सर पर यूनिट में तो अलग वोल्टेज लेवल में कोई दिक्कत ही नहीं ना, क्योंकि ये पर यूनिट मतलब आपके पास ऐसा समझ लो कि पर यूनिट में आपके पास वोल्टेज लेवल तो रहेगी ही नहीं, सभी को हम सेम ही वोल्टेज लेवल पर लेके आ रहे हैं। तो इसलिए एक ही वोल्टेज लेवल आप ऐसा समझ लो, उसके हिसाब से आपके पास इक्वेशन भी ओनली वन ही बनेगा। तो पर यूनिट में आपके पास पहला एडवांटेज, या फिर मैं बोलूंगा पहला कंपैरिजन अगर आप एब्सोल्यूट से करोगे, तो एब्सोल्यूट सिस्टम में जितने वोल्टेज लेवल होते हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशन बनते हैं। बट पर यूनिट सिस्टम में एक ही वोल्टेज लेवल, या फिर हम बोलेंगे एक ही रेफरेंस लेके सबको एक ही चीज पर हम लेके आते हैं, इसलिए वन इक्वेशन से काम बन जाता है। यस, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आगे अगर मैं बात करता हूँ, तो एब्सोल्यूट सिस्टम में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन होता है। मतलब पहले 11 केवी का सपोज कैलकुलेशन होगा, देन 33 केवी का कैलकुलेशन होगा, देन आपके पास सपोज 66 केवी का कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन किया जाता है एब्सोल्यूट सिस्टम में। बट अगर हम पर यूनिट सिस्टम की बात करेंगे तो सभी तो सेम वोल्टेज लेवल पर ही लिया जाता है, तो हम साइमल्टेनियसली पूरा कैलकुलेशन एक साथ कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब जो 11 केवी वाला सिस्टम है ना, एंड जो सपोज 33 केवी वाला सिस्टम है, उसके ऊपर अगर हमने पर यूनिट सिस्टम अप्लाई कर दिया तो हम दोनों का कैलकुलेशन एट ए टाइम कर सकते हैं। बट एब्सोल्यूट सिस्टम में वैसा नहीं होता है, हम 11 केवी के लिए अलग से कैलकुलेशन करेंगे, देन 33 केवी के लिए अलग से करेंगे, देन 66 के लिए भी अलग से करेंगे। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है एब्सोल्यूट सिस्टम में। बट वंस यू यूज द पर यूनिट सिस्टम, एट दैट टाइम you are using simply the simultaneous equation, sorry, solving the equation by simultaneously। मतलब सभी इक्वेशन आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो। यस, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, तो इट रिक्वायर्ड मोर टाइम्स, और डेफिनेटली मुझे बताओ अगर कोई इक्वेशन है जिसे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं तो इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम, राइट। बट अगर किसी इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, एक साथ ही सॉल्व करें, एक ही इक्वेशन सपोज सॉल्व करना है, तो भाई उसमें तो लेस टाइम लगेगा ना। तो पर यूनिट सिस्टम में वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस इज the per unit systems requires the less time as compared to the absolute system। yes, क्योंकि absolute system में स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन हो रहा है तो टाइम लगेगा भाई ज्यादा। यस, आगे अगर मैं देखूँ तो अफेक्ट बाय चेंज इन टाइम। यस, चेंज इन टाइम का इसके ऊपर इफेक्ट हो जाता है, बट इसमें आपके पास नहीं होता, इसमें चीजें इजियर हो जाती है पर यूनिट में, राइट। एंड आगे अगर मैं बता दूं तो जो डिपेंड्स ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन रेट, देखो इसमें जो कैलकुलेशन रहेगा, या फिर मैं बोलूंगा जो स्टेप्स ली जाती है, या फिर जो भी आप मैथमेटिकल एनालिसिस करोगे, उसमें इस के रेशो का
ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई प्राइमरी साइड में कुछ अलग वोल्टेज है, सेकेंडरी साइड में कुछ अलग वोल्टेज है, तो उसमें रिलेशन लाने का काम कौन करेगा? आपके पास के करेगा ना। यस। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है बताओ ना? आपके पास n2 डिवाइडेड बाय n1 होता है सर, या तो हम बोलेंगे v2 डिवाइडेड बाय v1 होता है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी में रिलेशन लाने का काम तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो करता है ना कि। यस। तो यही आपके पास दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। बट इसमें आपके पास, अगर मैं आगे एक पॉइंट बताऊंगा आपको कि ट्रांसफार्मर में पर यूनिट सिस्टम एट द प्राइमरी एंड पर यूनिट सिस्टम एट द सेकेंडरी सेम होती है। तो सेम अगर रहेंगी तो वहां पर हमारे पास कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि भाई प्राइमरी में कितना पर यूनिट लेना है, सेकेंडरी में कितना पर यूनिट लेना है, तो इट विल बी अ सेम। सो दैट हमारे पास जो कैलकुलेशन किया जाएगा या फिर एनालिसिस किया जाएगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा आपके के के ऊपर। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ द पर यूनिट सिस्टम। ओके, अभी तक जो मैंने बताया ना वो तो ठीक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा कि आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में जो के ऊपर हम डिपेंड रहते हैं एब्सोल्यूट सिस्टम में, नॉर्मल जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो के का यूज कर लेते हैं ना, बट अगर हम पर यूनिट यूज कर लेंगे तो वहां पर हमारा के का कोई भी सीन नहीं होता है। यस। एंड अगेन अगर आप बात कर लेते जैसे कि हमारे पास थ्री फेज सिस्टम होता है तो उसमें कंफ्यूजन होता है कि सर कब हमारे पास फेज सिस्टम लेनी है, फिर कब हमारे पास लाइन सिस्टम लेनी है। लाइन या तो फेज लिया जाए, तब हम क्या करते हैं सर, थ्री से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, फिर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो दिस इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन, राइट? ये कंफ्यूजन हो जाता है हमारे पास क्योंकि सिस्टम बहुत ज्यादा रहेंगी, तो कभी थ्री से डिवाइड करना पड़ेगा, कभी रूट थ्री से डिवाइड करना पड़ेगा, कभी रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कभी रूट थ्री से कभी थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन इन एब्सोल्यूट सिस्टम। बट वंस यू यूज द पर यूनिट सिस्टम ना बच्चा, तो उस समय आपके पास इस पे ऊपर आप डिपेंड ही नहीं रहते। नो डिपेंड्स ऑन द लाइन एंड फेज वैल्यूज, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके पास कंपैरिजन से अगर क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता है इन दो पॉइंट से आ जाएगा, या फिर नॉर्मली तो ये सभी तो चीजें है ही। तो उम्मीद करता हूँ कंपैरिजन सभी को समझ में आ गया होगा। देन लेट्स सी दी व्हाट इज द इन द नेक्स्ट पीपीटी। अब हम थोड़ा सा प्यार से नजाकत से समझते हैं। मुझे बताओ एक्चुअल बेस क्वांटिटीज क्या रह सकती है कि कोई भी अगर सपोज हमारे पास सिस्टम है, लेट मी कंसिडर वी हैव दी अल्टरनेटर। ये हमारे पास सपोज अल्टरनेटर है, तो जस्ट समझने की कोशिश करना, ये हमारे पास क्या है भाई, एक जनरेटर है। बस समझना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दिस इज माई जनरेटर, राइट? अब जनरेटर में क्या क्या चीज आपके पास होती है, क्या नॉन चीजें होती है बताओ? तो आप बोलोगे सर इसका एम वी ए रेटिंग रहेगा सर, एंड दूसरी सर इसका किलो वोल्ट रेटिंग रहेगा। सही बात है ना? जनरेटर में ये दो ही तो चीजें रहेंगी ना सर, उसका एस रेटिंग या तो हम बोलेंगे एमवीए रेटिंग, एंड दूसरा रहेगा सर हमारे पास केवी रेटिंग। यस। तो हम क्या बोलेंगे सर, एक्चुअल या तो हम बोलेंगे बेस क्वांटिटी, हम उसी को ही लेंगे ना जो चीजें हमें पता रही थी। तो नॉर्मली सिस्टम में एमवीए एंड केवीए पता होता है, तो इसीलिए हम एक्चुअल में जो बेस लेते हैं वो वही चीज लेंगे जो हमें पता रहेगा। मतलब एमवीए इसको लिया जाता है बेस, एम वी ए बेस चीजें ली जाती है, या फिर एम वी ए मतलब ये अपेरेंट पावर, तो इसको एस बेस भी बोलते हैं, याद रखना। एस बी भी बोलेंगे या तो एम वी ए बेस बोलेंगे। ओके। एंड दूसरी चीज हम क्या बोल सकते हैं सर, जो केवी है सर, केवी मतलब वोल्टेज ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, केवी बेस बोल सकते हैं, या तो हम सिंपली ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना बेटा, वी बेस। यस। वी बेस या तो के वी बेस, या तो हम बोलेंगे एम वी ए बेस, या तो हम बोलेंगे यस बेस। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज तो समझ में आ ही गई होंगी जो चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। बट ये दोनों भी चीजें हम सिंगल फेज एंड थ्री फेज के लिए देखेंगे। कैसे? देखो, मुझे बताओ मुझे बताओ कि सिंगल फेज में अगर मैं बात करूंगा तो हमारे पास क्या रहेगा सर, जो वी बेस रहेगा, जो बेस वोल्टेज रहेगा सर, आप बोलोगे सर वही हमारे पास जो बेस वोल्टेज रहेगा ना सर, ये हमारे पास किसके बराबर रहेगा? सिंगल फेज में पर फेज ही वोल्टेज होता है ना, वैसे तो हमारे पास फेज लाइन की कोई चीज होती ही नहीं है, राइट? सिंगल फेज में, तो सिंगल फेज में जो बेस वोल्टेज रहेगा वही हमारे पास फेज वोल्टेज के बराबर रहेगा, या फिर हम बोलेंगे फेज बेस के बराबर रहेगा। यस। वैसे मुझे एक चीज बताना कि अगर मैं एस बेस की बात करूंगा तो एस बेस क्या बनेगा? तो आप बोलोगे सर एस बेस भी सर पर फेज ही होगा। यस। एस बेस भी बेटा आपके पास पर फेज ही होगा। तो मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं सिंगल फेज में बात करूंगा तो जो बेस वोल्टेज वो फेज वोल्टेज के बराबर रहेगा, एंड एस बेस जो रहेगा मतलब यू ए बेस वो भी आपके पास फेज पर फेज एस के बराबर ही रहेगा। करेक्ट? बट अगर मैं थ्री फेज में बात करता हूँ तो थ्री फेज में आपके पास क्या रहेगा, जो बेस वोल्टेज होता है वो किसके बराबर आएगा? तो आप बोलोगे सर जो बेस वोल्टेज होता है वो सर लाइन वोल्टेज के बराबर होगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि थ्री फेज में लाइन वोल्टेज होता है ना। एंड यहाँ पर क्या रहेगा भाई, एस बेस किसके बराबर रहेगा आपके पास? तो आप बोलोगे सर थ्री
फेज के बराबर रहेगा। तो ये सिंगल फेज और आप बोलोगे एस बेस 3 फेज के बराबर रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज समझ में आए आगे, थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सिंगल फेज में जो फेज वोल्टेज हो, सॉरी, जो बेस वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है। एस बेस भी आपके पास सिंगल फेज एस फेज के बराबर हो जाएगा, बट थ्री फेज में जो बेस वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। एंड यस बेस भी आपके पास लाइन, यस, थ्री फेज यस के बराबर हो जाता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सिंगल फेज में फेज के बराबर एंड थ्री फेज में लाइन के बराबर ये चीजें हो जाती है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको आप लाइट ले लेते हो, इसीलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पर कवर अप की है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ओके, थ्री फेज एंड सिंगल फेज में क्या होता है। वैसे आप ये यस बेस की भी बात करना, तो यहाँ पर सिंगल फेज होगा और यहाँ पर थ्री फेज होगा। तो वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट होता है, सभी कंसेप्ट, बस ध्यान देते रहना क्योंकि ये टॉपिक आपका कवर अप हो जाएगा पूरा। यस, चलो आगे हम देख लेते हैं कि है क्या। अब देखो, जैसे आपने एक्चुअल बेस चीजें पता थी, कौन सी, सी, आपको एक्चुअल बेस क्वांटिटीज पता है, बट अगर मैं कोई इससे डिराइव करूं दूसरी बेस, हमारे पास बेस क्वांटिटीज, तो कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। तो मुझे बताओ कि आपके पास पता क्या है। तो आप बोलोगे सर आपको यस बेस पता होता है किसी भी सिस्टम का, एंड दूसरा आपके पास सर वी बेस पता होता है। थोड़ा सा प्यार से नजाकत से देखना, थोड़ा सा प्यार से और नजाकत से देखना कि मैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको पता है ना कि सर जो एस बेस होता है बेसिकली वो वी बेस, मतलब यस क्या है आपके पास वोल्टेज इनटू करंट, ये ना अपेरेंट पावर है ना ये। तो अपेरेंट पावर इज सिंपली वोल्टेज इनटू करंट। तो मैं अगर एस बेस की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली ये वी बेस इनटू आई बेस रहेगा ना। मतलब बेस अपेरेंट पावर इज इक्वल टू बेस वोल्टेज इनटू बेस करंट रहेगा। तो यहाँ से मुझे एक चीज बताना बेटा कि आई बेस क्या बनेगा। तो आई बेस आपके पास सर एस बेस अपॉन वी बेस बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ मुझे। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आई बेस क्या बनेगा, एस बेस अपॉन वी बेस बनेगा ना, अपेरेंट पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो ये तो चीज हमारे पास बनी। तो अब हम यही चीज करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जैसे सिंगल फेज सिस्टम है, तो सिंगल फेज सिस्टम में मुझे आई बेस बताना बस। तो आई बेस क्या बनेगा, तो आई बेस क्या बनेगा सर सिंगल फेज सिस्टम में। तो आप बोलोगे सर ये बनेगा सर यस सिंगल फेज डिवाइडेड बाय वी बेस, मतलब यहाँ पर फेज वोल्टेज रहेगा। दैट्स इट, बात खत्म, कुछ है इसमें। अरे समझे कि नहीं समझे, नहीं समझा होगा, अब थ्री फेज में आपको समझ में आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, सेम कायदे से आई बेस क्या बनेगा थ्री फेज में। तो आप क्या बोलोगे सर यस थ्री फेज अपॉन 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 अपॉन, बताओ 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 क्या आएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा वी यल आएगा, क्योंकि सर ये लाइन वोल्टेज आएगा यहाँ पर। समझे, समझे, अरे समझे कि नहीं समझे, अरे समझना ही चाहिए। तो यहाँ पर लाइन वोल्टेज आएगा। बट मुझे एक चीज बताना बेटा, मुझे एक चीज यहाँ पर बताना, हमारे पास थ्री फेज में यस थ्री फेज होता क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर समझना था। आप क्या बोलते हो, रूट थ्री वी एल इंटू आई एल होगा ना बच्चा। तो इस हिसाब से अगर मैं आई बेस करूंगा तो देखो ना, ये थ्री फेज डिवाइड बाई वी एल आई एल आ जाएगा, क्योंकि आई एल आ जाएगा तो यहाँ पर रूट थ्री होगा। तो यहाँ पर रूट थ्री आएगा कि नहीं आएगा, आप बताओ। getting this idea or not? Yes, this is a very important, this is a very 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 important. Okay, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होंगी आपको। यस, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होंगी आपको। तो यहाँ पर मैं आगे ने एक बार पढ़ देता हूँ। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको ये समझाने के लिए था। अब वीबेस आपको पता है, यस वीबेस देखो आपको पता है, यू नो द वीबेस। तो मुझे बताओ, अगर मुझे जेड बेस निकालना रहेगा तो जेड क्या होता है, सिंपली वोल्टेज डिवाइड बाय करंट ना। तो वी बेस इंटू आई बेस अगर करेंगे तो जेड बेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, थोड़ा सा प्यार से नजाकत से समझना। तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर होगा वी बेस, और यहाँ पर देखना बेटा आई बेस मतलब यस सिंगल फेस डिवाइडेड बाय वी पर फेज। और पर फेज मतलब आप इसको बेस बोल सकते हैं ना, पर फेज वोल्टेज बेस होता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या सर, वी बेस स्क्वायर अपॉन यस ऑफ सिंगल फेज बन रहा है सर। यस, मतलब जेड बेस इज इक्वल टू हमारे पास चीज क्या बनी सर, वी बेस का स्क्वायर अपॉन यस ऑफ सिंगल फेज बन रहा है। तो गेटिंग दिस आइडिया और नॉट? तो अगर आपके पास यस बेस एंड वी बेस पता है, ध्यान से देखना, एस बेस एंड वी बेस पता है, तो आप वहां से जेड इम्पीडेंस भी ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बस ध्यान देते चलना। इसका एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, उसको भी हम डिराइव करेंगे, बस अभी आप ध्यान देते चलना।
तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, तो आप क्या बोलोगे सर, अगर हमारे पास एक्चुअल बेस क्वांटिटी पता है तो उससे हम दो चीजें बेस क्वांटिटीज डिराइव कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो सर करंट हम डिराइव कर सकते हैं, करंट बेस, एंड दूसरी सर जेड बेस कर सकते हैं। अब मुझे बताना इसमें कोई भी ऐसी चीज है क्या कि वंस यू नो द इम्पीडेंस कैन आई कैलकुलेट द जेड एडमिटेंस, सॉरी एडमिटेंस? अरे निकाल सकते हैं ना बच्चा। कैसे? सर जो एडमिटेंस है सर जेड वाई वाई बेस अगर मुझे निकालना तो दैट इज सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। इट मीन्स सर ये सर 1 अपॉन वी बेस का स्क्वायर अपॉन एस ऑफ सिंगल फेज बनेगा। इट मीन्स आपके पास एस ऑफ सिंगल फेज डिवाइड बाय वी बेस का स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बताओ, है या नहीं? तो इट मीन्स अगर आपके पास सर इम्पीडेंस पता है तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें एडमिटेंस बेस भी मिल मिल जाएगा। या तो हम सपोज एस बेस अपॉन वी बेस का स्क्वायर करेंगे तो हमें एडमिटेंस मिल जाता है। हाँ या ना? यस, इतना आसान है। तो सेम सिलसिला यहाँ पर भी लगाओ तो, सेम सिलसिला यहाँ पर भी लगाओ तो क्या मिलेगा बताओ? क्या मिलेगा? अरे बताना बताना क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे सर अगर मुझे यहाँ पर लगाना है तो सबसे पहले देखो ये बेस है, ये क्या है? ये यस बेस है, आई बेस है, और आपको पता है कि सर आपको वीबी भी पता है जो कि आपके पास वीएल के बराबर है। थोड़ा सा प्यार से नज़ाकत से देखना। तो मुझे एक चीज़ बताना बेटा, एक चीज़ मुझे बस यहाँ पर बताना, थ्री फेस के लिए तो जेड बेस क्या बनेगा? तो जेड बेस क्या बनेगा? लेट मी नो क्या बनेगा? तो जेड बेस आप बोलोगे सर वीबी अपॉन आई बी होगा, वीबी अपॉन आईबी ही होगा ना। तो वीबी की वैल्यू तो रख देंगे सर वीबी, और आईबी की वैल्यू देखो यहाँ पर है कितनी है सर, आई थ्री फेज डिवाइड बाय √3 इंटू वी एल। यस, √3 इंटू वी एल। अब देखो ये √3 वी एल ही मतलब आपके पास बेस रहेगा तो हम क्या बोलेंगे सर वी बी स्क्वायर। ओके, वी बी स्क्वायर यस डिवाइडेड बाय आपके पास यस 3 बेस, और यहाँ पर आ जाएगा भैया √3 क्योंकि ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा। गेटिंग दिस आइडिया और नॉट? यस, गेटिंग दिस आइडिया और नॉट? तो जैसे आपको ये जेड बेस पता चल जाएगा थ्री फेज में, तो अब वैसे आप इसका जस्ट रेसिप्रोकल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा सर? आई बेस मिल जाए, पता चल जाएगा, जो कि आपके पास आई थ्री फेज अपॉन सॉरी यस जेड फेज अपॉन √3 इंटू वी बी का स्क्वायर बन जाएगा। गेटिंग? यस, अरे समझे ना? यस, तो इस तरीके से आपके पास ये दो चीजें आपके पास बन जाएगी। यस, यस एवरीवन, ओके। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? ओके, चलो। अब ये चीज़ हमारे पास बनी है तो हम आगे देख लेते हैं कि भाई है क्या कि पर यूनिट्स क्वांटिटीज। यस, पर यूनिट क्वांटिटीज अब हम देख लेते हैं कि जेड पर यूनिट हम कैसे निकालेंगे, जेड पर यूनिट हम कैसे निकालेंगे, ये हमें चीज़ देखनी है। मुझे बताओ कि जेड पर यूनिट, किसी भी चीज़ का पर यूनिट आपके पास क्या होता था? आप बोलोगे सर एक्चुअल डिवाइडेड बाय सर बेस। ओके, एक्चुअल डिवाइडेड बाय बेस, अगर इतना ही याद रखना, बेस क्वांटिटी एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय उसकी बेस वैल्यू करनी है। यस, बेस वैल्यू करनी है, बस इतनी ही बात है। तो एक्चुअल वैल्यू भी ओहम में रहेगी भाई, और ये भी ओहम में रहेगी, तभी जाकर जेड पर यूनिट बनेगा ना। यस, तो इसको हम कैसे ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर सर मुझे जेड पर यूनिट निकालना है, जेड पर यूनिट निकालना है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू तो ओहम में होगी। ये मैं यूनिट लिख रहा हूँ, याद रखना, दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन। एक्चुअल वैल्यू तो सर ओहम में होगी, एंड उसको अगर मैं बेस से डिवाइड कर दूँ, तो जेड बेस से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो कैन आई गेट दिस थिंग, कैन आई गेट दिस थिंग? यहाँ पर चीज क्या बनेगी? तो यहाँ पर बनेगी देखना कि z इन ओहम डिवाइडेड बाय जेड बेस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना। तो हाउ मच द जेड बेस की वैल्यू? तो जेड बेस आपके पास कितना बना था सर? वी एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यस ऑफ थ्री फेज बन रहा था ना बेटा। यस, जेड बेस इतना ही बना था हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास चीज बनी, तो ये आप अगर घुमा दोगे तो कितना बनेगा? तो सर ये जेड इन ओहम इनटू यहाँ पर बनेगा यस ऑफ थ्री फेस अपॉन वीएल का हो जाएगा स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसी चीज को हम ऐसा बोल सकते हैं क्या बताओ कि सर जेड इन ओहम मतलब ये एक्चुअल वैल्यू है, एंड यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि थ्री फेज मतलब यहाँ पर हम एम वी ए बोल सकते हैं ना, एम वी ए बेस, ये बेस वाली क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये के वी बेस बोल सकते हैं ना, के वी यस उसका स्क्वायर है, और ये आपके पास बेस आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना,
ये चीज हमारे पास बन जाएगी। यस। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, आप सभी को लग रहा होगा सर ये इतना क्यों पढ़ा रहे सर, हमें एक फॉर्मूला पता, आई नो आपको ये सब चीजें पता ही। तो मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि जब आप पर यूनिट क्वांटिटीज लेते हो तो थोड़ा सा प्यार से समझना। मुझे बताओ ये यस थ्री फेज है क्या, व्हाट इज दिस? तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट योर पावर ना। आपको मैं एक फॉर्मूला ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। तो ये क्या आपके पास पावर है। यस। तो इस पावर, कौन सी पावर है, तो आप बोलोगे सर ये कौन सी पावर है, अपेरेंट पावर है। ओके, अपेरेंट पावर है। ओके, इसको हम बोलते हैं अपेरेंट पावर। थोड़ा सा ध्यान से और नजाकत से देखना। तो ये दिस इज आवर अपेरेंट पावर। ओके, अब ये जो अपेरेंट पावर है, ये जो आपके पास अपेरेंट पावर है, आप इसको देखना। तो ध्यान से देखना कि जब आप जेड पर यूनिट लिखते हो तब आपके पास फॉर्मूला क्या बना कि जेड, जेड इन ओहम, जेड इन ओहम मतलब यहाँ पर ओहम की वैल्यू रहेगी जेड की 3 ओहम 5 ओहम इस तरीके की। एंड मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर क्या आ रहा है भाई आपके पास एम वी ए, और यहाँ पर बेस है। थोड़ा सा प्यार से देखना क्योंकि ये फॉर्मूला आपको मैं लाइफ टाइम के लिए याद करा दूंगा। यहाँ पर क्या है सर, के वी का स्क्वायर है और यहाँ पर हो जाएगा बेस। अब देखो इस फॉर्मूले में ना, आज जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे भी एक प्रॉब्लम होता था कि आपको ना ये चीज पता होती है कि जेड पर यूनिट इज इक्वल टू जेड ओहम, बट ये यहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है कि सर ऊपर एमवीए है कि केवीए का वोल्टेज स्क्वायर है। सर सबसे दिक्कत यहाँ पर ही आ जाती है कि सर ऊपर केवीए का स्क्वायर है या फिर एमवीए है, तो यही दिक्कत आ जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ इसको याद कैसे करना। देखो जब आप यहाँ पर यूनिट लिखते हो तो पी लिखते हो ना, तो याद रखना यहाँ पर आपने पी जब इसे लिखा तो इसके न्यूमरेटर में पावर ही आनी चाहिए। मतलब एमवीए क्या है, पावर है ना, इसलिए मैंने बोला कि एमवीए इज नथिंग बट यूर पावर है। यस, यस थ्री फेज मतलब एमवीए एक पावर है। तो पर यूनिट के केस में एमवीए ऊपर ही आएगा, मतलब पावर ऊपर ही आएगी। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ये क्या है आपके पास, पावर है। तो पर यूनिट से पी याद रखना, पी से याद रखना पावर न्यूमरेटर में रहेगी। अगर पावर न्यूमरेटर में रहेगी तो केवी का स्क्वायर आपके पास ऊपर डिनोमिनेटर में होगा। गेटिंग माय आइडिया? क्या ये चीज समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? यस। ओके। अब इसी को अगर बेटा आप ऐसे घुमाओगे तो इसको कभी कभी ऐसा भी तो लिखा जा सकता है ना कि हम देखो जेड ओहम निकालेंगे तो एक्चुअल वैल्यू अगर मुझे निकालनी रहेगी तो फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो सर आप बोलोगे जेड पर यूनिट इनटू, अब देखना ये डिनोमिनेटर इसको मल्टीप्लाई होगा जाना हो जाएगा ना बेटा। तो डिनोमिनेटर इसको मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, के वी का स्क्वायर इनटू बेस डिवाइडेड बाय, अब आपके पास पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगी। मतलब एम वी ए देखना, एम वी ए देखना डिनोमिनेटर में आ गया। यस। देखो अब यहाँ पर आपको जो मैंने ट्रिक बताई वो काम नहीं करेगी। कैसे, देखो कि यहाँ पर देखो पर यूनिट के लिए पी है ही नहीं, तो पी नहीं मतलब ऊपर पावर रहेगी क्या। आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, मतलब ऊपर वोल्टेज रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्यार से नजाकत से समझना क्योंकि ये चीज आपको कंफ्यूज करती है। इसमें यही चीज है कि सर ऊपर बेस है कि ओल्ड है क्या है, ये सब चीजें तो याद रखना। अगर यहाँ पर यूनिट लिख रहे हो तो न्यूमरेटर में पावर होनी चाहिए, मतलब एम वी ए ही होना चाहिए, एम वी ए ही होना चाहिए। यस, पावर ही होनी चाहिए। गेटिंग माई आइडिया और नॉट, गेटिंग माई आइडिया और नॉट? यस, सभी को समझ में आ जाना चाहिए बेटा जो मैंने अभी चीज बताई। ओके। अब वैसे अगर आप रेशियो ले लोगे और इसको अरेंज करोगे ना तो एक आपका बड़ा सा फॉर्मूला बनेगा जिसको मैं सीधा ही लिखूंगा और उसको हम देखेंगे। तो वो होता है कि आपके पास अगर एक कोई पुराना पर यूनिट वैल्यू आपको पता है तो और उससे अगर आपको नया पर यूनिट वैल्यू निकालना रहेगा, इसका रेशियोज लिए जाते हैं बेसिकली। रेशियोज लेने पर ये ओहम ओहम कट जाता है, ये एक नया और पुराना ये सब चीज़ है। ये तो यूनिवर्सिटी की काम की चीज़ है, बस आपके काम की चीज़ नहीं है, बस ध्यान देना अभी। इसको कैसे याद रखना है वो भी मैं बताता हूँ। तो जब भी आपके पास कोई पुराना पर यूनिट वैल्यू पता है किसी बेस के ऊपर एंड आपको नए बेस क्वांटिटीज के ऊपर नया पर यूनिट वैल्यू अगर निकालना रहेगा तो उसके लिए मैं फॉर्मूला बताता हूँ। ये होता है कि जेड पर यूनिट न्यू। ओके, थोड़ा ध्यान से देखना, जेड पर यूनिट आपके पास न्यू आ जाएगा इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पर लेना आपके पास जेड पर यूनिट ओल्ड। यस, जेड पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्यार से नजाकत से समझना अब जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। अब जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ मुझे बताओ, आप पर यूनिट ही क्वांटिटी निकाल रहे हो ना, क्या निकाल रहे हो, पर यूनिट ही क्वांटिटी निकाल रहे हो ना। तो पर यूनिट निकाल रहे हो मतलब पी इधर है ना, लेफ्ट साइड में अगर पी रहेगा तो याद रखना ऊपर तो आपके पास पावर ही जाएगी। अब पावर कौन सी है हमारे पास, एम वी ए ही है ना, तो एम वी है आपके पास। अब ध्यान से देखना यहाँ पर मैं एम वी ए ही लिखूंगा और यहाँ पर बेस ही लिखूंगा, बट जो बेस लिखूंगा वो आपको ओल्ड लेना है कि न्यू लेना है ये आपको कैसे याद रखना। देखना पर यूनिट लेफ्ट साइड में पर यूनिट किसका है, न्यू का है। ध्यान से सुनना,
लेफ्ट साइड में जो चीज चिपकाई है ना, वो अगर आप यहाँ पर चिपका दिए तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखना, पर यूनिट किसका है सर, न्यू का है, तो ये भी बेस क्वांटिटी भी किसकी रहेगी बेटा, न्यू की रहेगी। तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये भी न्यू का ही रहेगा। अब अगर न्यूमरेटर में बेस न्यू चला गया है तो आप डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे, तो यहाँ पर लिखोगे सर एम वी ए, बेस लिखना पड़ेगा बट किसके करस्पॉन्डिंग, अब आप लिखोगे सर ओल्ड। थोड़ा सा ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बस समझने की कोशिश करना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो पर यूनिट में न्यू यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर आपको न्यू चिपका देना है, बेस वाला एम वी यही आएगा और यहाँ पर न्यू होगा। अब इसका जस्ट रिप्लिका, जस्ट अपोजिट चीज है, जस्ट अपोजिट चीज आपको वोल्टेज के लिए लिखनी है। तो वोल्टेज आपके पास देखना ना, के वी डिनोमिनेटर में स्क्वायर था, तो इसलिए इसका जो रेशो बनता है अपोजिट बनता है कि के वी बेस डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी आपके पास केवी बेस ही रहेगा, ध्यान से देखना केवी बेस ही रहेगा, और वोल्टेज का स्क्वायर था तो यहाँ पर स्क्वायर चिपका देना। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब ऊपर ओल्ड वाला वोल्टेज है कि नीचे ओल्ड वाला वोल्टेज है, तो बाकी कुछ मत करना। अगर आपने इसका न्यू याद रखा ना तो जस्ट रिप्लिका चिपका देना, तो यहाँ पर आ जाएगा ओल्ड, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में आ जाता है, तो यहाँ पर होगा न्यू। यस, थोड़ा सा प्यार से और नजाकत से समझना, एक बार फिर से समझा देता हूँ। जो जेड पर यूनिट के आगे है ना, जैसे सपोज यहाँ पर न्यू है, तो यो पर यूनिट के क्वांटिटी के लिए ही न्यू देना न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में जैसे कि आपके पास एम वी ए, यहाँ पर न्यू आ चुका है, राइट, एम वी ए मतलब पावर के लिए, पर यूनिट से पावर याद रखना, पावर के लिए आप न्यू लगा दो, ऐसे याद रखना है। ओके, अब अगर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी तो मुझे बताना कि क्या आप ऐसा फॉर्मूला एक और नहीं बना सकते, बताओ। मैं आपके लिए एक नया फॉर्मूला डिजाइन करता हूँ, ये कभी नहीं रहेगा कि सपोज आपको पर यूनिट ओल्ड निकालना है। ओके, ओल्ड निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, तो आप करोगे सर जेड पर यूनिट न्यू। थोड़ा सा प्यार से समझना, अब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि मैं बेसिकली क्या बोलना चाहता था। पर यूनिट सपोज आपको ओल्ड निकालना है, तो आप क्या देखोगे, देखो यहाँ पर यूनिट और ओल्ड है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एम वी ए लिखना सबसे पहले, तो एम वी ए बेस करना, पर यूनिट है ना। अब इसमें ओल्ड किस, पर यूनिट ओल्ड है ना, तो यहाँ पर ओल्ड लिख देना न्यूमरेटर में ओल्ड। जैसे न्यूमरेटर में ओल्ड आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में क्या होगा बेटा, तो आप बोलोगे सर एम वी ए, बेसिक क्वांटिटीज रहेंगी बट यहाँ पर ओल्ड की जगह अब आपके पास आ जाएगा न्यू, थोड़ा सा समझना बस। ओके, और ये ब्रैकेट कंप्लीट, तो एम वी ए का काम खत्म। देन आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, सर यहाँ पर आ जाएगा के वी, के वी, अब ये भी बेस क्वांटिटी ही है, यस, और यहाँ पर भी आपको के वी ही लिखना है, ये भी बेस क्वांटिटी ही है। और इसमें ओल्ड न्यू करेंगे उससे पहले याद रखना इसमें आ जाता है भाई स्क्वायर, इसको भूलना नहीं, गलती से भी भूलना नहीं है, क्योंकि वोल्टेज में डिनोमिनेटर में स्क्वायर था, तो डिनोमिनेटर में था तो स्क्वायर वाली टर्म तो रहेगी। अब इसमें ओल्ड या न्यू कैसे याद रखना है, तो जो पावर के लिए आपने लिखा उसके जस्ट अपोजिट, तो यहाँ पर ओल्ड की जगह यहाँ पर लिख लेना बेटा न्यू, और यहाँ पर लिख देना ओल्ड, जस्ट अपोजिट। यहाँ पर ओल्ड रहेगा तो इधर न्यू कर देना, यहाँ पर न्यू रहेगा तो इधर ओल्ड कर देना। अगर ये चीज समझ में आ गई देन आपके लिए कोई भी चीज यहाँ पर बड़ी नहीं है। गेटिंग, गेटिंग दिस आइडिया और नॉट, बताओ। अगर ये कमेंट, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना बेटा, तो मैं मुझे लगता है आपने कमेंट करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से बेटा ये सेम चीज आप जितना लाइटली ले रहे हो ना, ये सेम चीज आपके महाट्रांस को 2023 में आया हुआ, सॉरी 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, हमारे टाइम ये क्वेश्चन आया था, राइट। तो याद रखो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। और गलती इतनी, मतलब सभी ने जिनका सिलेक्शन हुआ है तो भाई उन्होंने तो सॉल्व किया है, बट जिनका सिलेक्शन थोड़ी देर मार्क्स से अटका हुआ है ना, तो शायद से उन्होंने ये क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व किया होता तो उनका सिलेक्शन हो जाता। गलती इसमें यही होती है कि सर ऊपर न्यू है ओल्ड है, सर कहाँ पर स्क्वायर कहाँ पर नहीं, तो याद रखना स्क्वायर बस वोल्टेज के लिए आता है, एमवीए के लिए नहीं। और ऊपर न्यू एमवीए है कि ओल्ड एमवीए है, इसको याद करने के लिए बस कुछ नहीं, यहाँ पर यूनिट के आगे अगर न्यू है तो न्यूमरेटर में न्यू एमवीए रहेगा, तो डिनोमिनेटर में ओल्ड चला जाएगा, और इसका जस्ट रिप्लिका मार के आपको वोल्टेज लिखना है, बट वोल्टेज में भूलना नहीं है, स्क्वायर वाली टर्म होती है। यस, अब अगर आंख बंद करके आपने 2-3 बार इसको लिखा ना बेटा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लाइफ टाइम कभी भूलोगे नहीं, कभी भी भूलोगे नहीं, है मैं पक्का गारंटी के साथ बोल देता हूँ आपको। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, कंसेप्ट है, जिसको मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा बट आपको मैं बता देता हूँ कि अगर हम ट्रांसफार्मर के लिए पर यूनिट वैल्यू देखें ना फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो उसकी पर यूनिट वैल्यू होती है बेटा इक्वल। ट्रांसफार्मर में पर यूनिट वैल्यूज क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसको मैं अभी प्रूफ नहीं करूंगा क्योंकि ये मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, तो आपके काम की चीज़ बस इतनी है, इसको प्रूफ किया जाता है। तो याद रखना ट्रांसफार्मर की पर यूनिट वैल्यू एट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर दी सेम। ओके,
तो इसको प्रूव करके हम देख सकते हैं, बट ठीक है अभी हम देखेंगे नहीं। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, और वो ये है कि आपके पास जनरेटर के भी कुछ पैरामीटर हम पर यूनिट में देख सकते हैं। अब जनरेटर में क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं, लेट मी नो क्या क्या हो सकते हैं भाई जनरेटर में पैरामीटर। जैसे कि जनरेटर का इनर्शिया हो सकता है, इनर्शिया कांस्टेंट राइट ऑफ द जनरेटर, जिसका यूनिट क्या होता है, तो मेगा वॉट है एक के, यहाँ पर डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए। ओके, तो ये मेगा वॉट है, डब्ल्यू कैपिटल है। ओके, दिस इज नॉट स्मॉल, अभी मेरे से टाइपिंग में यहाँ पर हुआ है। तो मेगा वॉट सेकेंड पर एम पी है, ये यूनिट होता है उसका। यम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इन मेगा जूल सेकेंड, यहाँ पर जे भी कैपिटल है, मेगा जूल सेकेंड इलेक्ट्रिक पर इलेक्ट्रिकल डिग्री। ओके, तो ये यूनिट भी कभी कभार बार पूछा जाता है, याद रखो कि भाई आपके पास H का यूनिट क्या है, H क्या है, तो H इज नथिंग बट इनर्शिया कांस्टेंट ऑफ द जनरेटर, उसका यूनिट है मेगा वॉट सेकेंड पर एम वी ए। एंड m क्या है, तो m इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम, जिसका यूनिट है मेगा जूल सेकेंड पर इलेक्ट्रिकल डिग्री। s क्या है, s इज नथिंग बट रेटिंग ऑफ जनरेटर, दैट इज एम वी ए, वही हमारे पास एस बेस के बराबर हो जाता है। एंड एक्स क्या है, तो एक्स इज नथिंग बट द रिएक्टेंस ऑफ द जनरेटर। यस, एंड आपके पास अगर मुझे एच पर यूनिट निकालना है, एच पर यूनिट निकालना है, तो आप सभी को पता है कैसे निकाला जाएगा। तो एच पर यूनिट में एच एक्चुअल में तो पता नहीं होता आपको, तो आप क्या करोगे, एच पर यूनिट के लिए यहाँ पर मैं फिर से लिख के देता हूँ, एच पी यू निकालना है, तो एच की एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय एस बेस करना होता है। यस, एच की एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय एस बेस करना होता है। एंड ये तो हो गया वैसे ही आप यहाँ से देखोगे तो एच पर यूनिट अगर आप देखोगे तो वो, सॉरी एम पर यूनिट देखोगे तो एम डिवाइडेड बाय यस बेस होता है। ओके, तो एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय उसकी रेटिंग ऑफ द अल्टरनेटर होता है, या फिर हम बोलेंगे जनरेटर होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बताओ जो एच पर यूनिट है वो आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, किसके लिए, सर एस बेस के लिए। तो हम क्या बोलेंगे सर, एच पर यूनिट, ये वैसे हम बोलेंगे सर यम पर यूनिट भी, यम पर यूनिट भी बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके लिए रहेगा, एस बेस के लिए राइट। तो इसीलिए अगर हम देखें तो जो एच पर यूनिट होता है ना, एच पर यूनिट अगर मुझे न्यू निकालना रहा तो वो ऐसा बन जाता है कि एच ओल्ड, एच ओल्ड, ऐसा ध्यान से देखना कैसे बनेगा आपके पास, एच पर यूनिट ओल्ड इनटू, ये देखना एमवीए के लिए रेसिप्रोकल में ध्यान से देखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए एच में ये फॉर्मूला अलग चलेगा। तो पर यूनिट वाला एमवीए किससे ही हम देखेंगे, तो यहाँ पर एस, या फिर हम बोलेंगे एमवीए, एमवीए यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पर एमवीए ओल्ड आ जाएगा, जो भी पर यूनिट है वो ओल्ड आ जाएगा डिवाइड बाय यम वी ए, इस केस में आपके पास न्यू आ जाएगा। ओके, तो हैच के लिए ये फॉर्मूला अपोजिट चलता है, याद रखना, हैच के लिए अपोजिट, क्योंकि हैच के लिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यम के लिए भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वैसे हम एक और क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे हमने एच के लिए बनाया, वैसे हम सर यम पर यूनिट न्यू निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे सर यम पर यूनिट ओल्ड आएगा, एंड न्यूमरेटर में क्या होगा, लेट मी नो, तो आप बोलोगे सर एम वी ए, एम वी ए, ये देखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यम एस के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अगर न्यू है तो यहाँ पर लिखेंगे हम ओल्ड डिवाइडेड बाय एम वी ए, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर ओल्ड है तो नीचे आ जाएगा भाई न्यू आ जाएगा। गेटिंग, तो यहाँ पर वोल्टेज की कोई बात नहीं करता। ओके, क्योंकि वोल्टेज की कोई बात यहाँ पर नहीं करता, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर आप एक्स निकालना चाहते हो तो एक्स जैसे आपने जेड के लिए निकाला ना, जेड के लिए निकाला ना, वैसे आप एक्स भी निकाल सकते हो, तो मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ। तो एक्स पर यूनिट सपोज आपको न्यू निकालना है, तो बताओ कैसे आएगा, तो आप क्या बोलोगे सर, एक्स पर यूनिट ओल्ड यहाँ पर रहेगा, अगर आपको ओल्ड पता है तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि एक्स चाहे इम्पीडेंस हो, चाहे आप रेजिस्टेंस की बात करो, चाहे आप ना इम्पीडेंस की बात करो, सभी के लिए फॉर्मूला यही लगेगा। तो इसमें अगर न्यू यहाँ पर देखना, पी से याद रखना पावर, यहाँ पर पावर मतलब यूएमवी है लिखना है। ओके, पावर के पास क्या है याद रखना, या तो सब ऑब्वियस सी बात है, ये तो बेस क्वांटिटी रहेगी। पावर के ये देखना, एक्स पर यूनिट के आगे न्यू लिखा है, तो जो न्यूमरेटर की पावर रहेगी उसको भी आपको न्यू ही करना है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा भाई एम वी ए, एम वी ए, और ये बेस क्वांटिटी। तो ऊपर अगर आपने न्यू लिखा तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ओल्ड लिखोगे, ऐसे ही याद रखना है आपको। ओके, एंड मल्टीप्लाई विथ
कैसे करोगे बताओ? मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पर क्या करोगे सर, के वी ए, नॉट के वी ए, के वी, ऑब्वियस सी बात है ये बेस क्वांटिटी होगी, डिवाइड बाई ये भी आपके पास के वी क्या रहेगा, आपके पास बेस ही होगा। यस। अब वोल्टेज के लिए मैंने बोला था स्क्वायर, और मैंने क्या बोला था, जो आपने एमवीए के लिए लिखा उसका जस्ट रिप्लिका यहाँ पर लगा दो, तो यहाँ पर आ जाएगा वोल्ट और यहाँ पर आ जाएगा न्यू। तो ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। यस। ऐसा ही आपको आर के लिए भी देखना है, ऐसा आपको जेड के लिए भी देखना है, ऐसा आपको एक्स के लिए भी देखना है, तो तीनों के लिए आपको देखना है। आपको बस इतना मुझे बताना है। चलो मैं आप सबको सपोज आर के लिए निकाला जाता है, यहाँ पर नहीं बता रहा बट इन जनरल सपोज आर ओल्ड निकालना रहता तो आप कैसे निकालते? तो आप बोलते सर आर पर यूनिट न्यू यहाँ पर रहेगा। ओके, तो जैसे आपने एक्स के लिए लगाया वही सीन यहाँ पर लगा देना। देखना अब ये हमारे पास पर यूनिट ओल्ड है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एम वी ए। अब मैं बेस नहीं लिखता, तो हम देखो यहाँ पर ओल्ड है तो यहाँ पर भी हम ओल्ड ही लेंगे, डिवाइड बाई एम वी ए। क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ पर आ जाएगा न्यू। ये हो गया। देन वोल्टेज के लिए क्या लिखोगे? वोल्टेज के लिए क्या लिखोगे बताओ? तो आप लिखो सर के वी डिवाइड बाई ये के वी। यस, दोनों की दोनों बेस है। अब इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब इसमें जो आपने एक्स के लिए एम वी के लिए किया उसका जस्ट रिप्लिका, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यू आ जाएगा। अभी यहाँ पर आ जाएगा देखो ओल्ड। ऐसे आपको याद रखना है, बहुत आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है। और ये फॉर्मूला बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार आता है। ओके, कई बार ये फॉर्मूला आता है, एंड इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये भी याद रखना, एम एंड एक्स के लिए जो मैंने ट्रिक बताई वो जस्ट रिप्लिका है, क्योंकि एच एंड एम आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है रेटिंग ऑफ द जनरेटर के लिए। गेटिंग? ओके, चलो आगे देख लेते हैं आगे है क्या। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली क्या बोला गया है, 100 MVA जनरेटर पैरामीटर, मतलब कौन दिया है? यस, एम वी आपके पास बेस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है जो कि आपके पास कितना है, 100 नहीं 10 MVA, सॉरी मैंने 100 पढ़ा, तो ये 10 MVA है। एंड उसका हैच आपको दिया हुआ है, तो हैच कितना है, 0.1 पर यूनिट। एंड यम कितना दिया गया है, देखो यम आपको दिया गया है 0.2 पर यूनिट। ओके, एंड एक्स की वैल्यू आपको दी गई है 0.3 पर यूनिट। ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला कि आपको एच यम एंड एक्स ही निकालना है, बट नए बेस एमवीए के ऊपर। मतलब आपको ये जो चीज़ दी गई बेटा ये ओल्ड दी गई है, और आपको एक एमवीए जो दिया है बेसिकली वो आपको न्यू दिया गया है। वो कितना दिया गया है, वो दिया गया 20 MVA आपको दिया गया है, तो इसके ऊपर आपको देखना है। ओके, इसके ऊपर आपको निकालना है कि भाई बताओ एक्स पी यू न्यू कितना बनेगा, ये आपको पूछा गया। चलो, एंड देन आपको पूछा गया कि यम पी यू न्यू कितना बनेगा, ये आपको पूछा गया है ना। आगे ना आपके पास एक्स पी यू न्यू आपको पूछा गया है, वो आपको बोला है कि कितना बनेगा। तो इसका मतलब ये सभी के सभी चीज़ें क्या है पता है, ये सभी की सभी चीज़ें आपके पास ओल्ड है। तो हम वही फॉर्मूलेज लगाएंगे जो अभी हमने देखे थे। क्या लगाएंगे बताओ? कि यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो क्या फॉर्मूला बनेगा, तो एक्स सॉरी एच पी यू अगर मुझे न्यू चाहिए तो क्या बनेगा आपके पास, एच पी यू ओल्ड इनटू, आप सभी को मैंने बताया कि एच एंड एम के लिए फॉर्मूला इनवर्सली चलता है। तो यहाँ पर एम वी ए कैसे बनेगा, तो आप क्या बोलोगे सर एम वी ए। अब यहाँ पर न्यू है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओल्ड। ओके, डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखना यहाँ पर न्यू तो इसका जस्ट अप्लीका रिप्लिका, क्यों, क्योंकि एच के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एम वी ए, एम वी ए क्या बनेगा बताओ, अब आ जाएगा न्यू। ओके, तो इस हिसाब से अगर मैं फॉर्मूलेज पुट करूँ तो एच पर यूनिट ओल्ड कितना था, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाई एम वी ए ओल्ड कितना है, तो आप बोलोगे सर 10, और न्यू कितना है सर 20। तो ये देखो 0 से 0 कट जाएगा तो आपका ये आंसर हो जाएगा 0.05। ओके, सॉल्व कर लेने, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 0.1 करोगे तो डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास 0.05 पर यूनिट बन जाएगा। गेटिंग? वैसे ही एच पर यूनिट अगर आप देखते हो न्यू, तो एच नहीं भाई यम, यम पर यूनिट नहीं देखोगे तो इसका भी क्या फॉर्मूला बनेगा। तो ठीक है, मुझे लगता है बहुत बड़ा से टाइम हुआ है क्या, नहीं तो हम देख लेते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला क्या बनेगा, एम पर यूनिट ओल्ड देख लेते हैं, तो उसकी वैल्यू बन जाएगी हमारे लिए, ये बन जाएगी, नहीं मल्टीप्लाई होगा ना, तो यही चीज़। तो एम वी ए यहाँ पर बन जाएगा ओल्ड की जगह पर, देखो यहाँ पर न्यू है तो यहाँ पर हो जाएगा ओल्ड, एंड यहाँ पर हो जाएगा एम वी ए न्यू हो जाएगा। गेटिंग? चलो,
तो इसको भी सॉल्व कर लेते, तो इसकी वैल्यू कितनी थी 0.2, और ये इसकी कितनी थी, ओल्ड की वैल्यू थी 10, नए की है 20, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो 0.1 PU आपके पास बन जाएगा। यस। अब वैसे आप x के लिए देखना, तो x पर यूनिट न्यू, वही फॉर्मूला मैं सीधा सीधा इसकी वैल्यू लिखूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ओल्ड वाली वैल्यू, ओल्ड मतलब कितना 0.3, एंड यहाँ पर देखना न्यू है तो न्यू MVA ऊपर आ जाएगा, मतलब 20 डिवाइड बाय पुराना वाला कितना है MVA, तो 10 आ जाएगा। अब वोल्टेज के बारे में कुछ बात नहीं की तो हम उसको 1 पर यूनिट कर लेते हैं और उसका हो जाएगा स्क्वायर। यस, जो भी चीज़ें नहीं दी जाती ना उसको 1 पर यूनिट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये पूरा सॉल्व करके 1, तो आप क्या देखोगे 0.3, और देखो ये कट गया तो मल्टीप्लाई बाय 2, दैट मीन्स x कितना आ जाएगा 0.6 पर यूनिट। यस। तो ये तीनों चीज़ें हमने सॉल्व कर ली, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं, बस x का, तो आपको मैंने बता दिया। ओके, लेट्स सी तो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको हम देख लेते हैं। अब ये भी क्वेश्चन बहुत प्यार से देखना, क्या बोला है कि 75, मतलब आपके पास MVA दिया गया है 75, और ये सपोज आपके पास ओल्ड है, याद रखना ओल्ड MVA आपको दिया गया है 75 MVA। एक सेकेंड अच्छे से लिख लेते हैं, 75 MVA आपको दिया गया है, एंड KV जो दिया गया है ओल्ड, वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 10 किलो वोल्ट, एंड सिंक्रोनस जनरेटर XD, और ये भी याद रखना ये ओल्ड ही है, वो आपको दिया गया है 0.4 पर यूनिट। देन आपको बोला गया कि बताओ XD न्यू कितना आएगा। क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो XD न्यू कितना आएगा जब आपके पास MVA न्यू, मतलब नया बेस जब आप लेते हो 1100 MVA इतना लेते हो, MVA इतना लेते हो। ओके, दिस इज MVA, चलो अच्छे से लिख देता हूँ, दिस इज योर 100 MVA इतना है। एंड आपके पास नया जो बेस है, देखो दोनों की बार भी आपके पास एक ही बार वोल्टेज दिया है, तो इट मीन्स V बेस, ऐसा लिखो KV बेस ओल्ड एंड KV बेस न्यू, ये दोनों चीज़ें सेम ही रहेगी। यस, नहीं नहीं अलग है क्योंकि पहला दूसरा है। तो KV आपके पास ओल्ड न्यू आपके पास दिया गया है, वो है आपके पास कितना 11 KV। ओके, अब कुछ नहीं, आपको x निकालना है, तो वही चीज़ है, x पर यूनिट अगर न्यू निकालना है तो हमने जो कंसेप्ट लगाई थी वही लगा दो। क्या लगा दोगे, तो x पर यूनिट ओल्ड, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, ध्यान से देखना, x पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू x पर यूनिट ओल्ड मल्टीप्लाई विथ, मैंने बताया था कि यहाँ पर यूनिट है तो सबसे पहले पावर लिखना, मतलब MV है। अब पावर के लिए उसका आगे वाली चीज लगा देना, चिपका देना, नया वाला MV है यहाँ पर न्यू। यस, डिवाइडेड, हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर MVA यहाँ पर कर देंगे हम ओल्ड, राइट। अब ये ब्रैकेट कंप्लीट, एंड देन वोल्टेज के लिए हमने बोला था कि जस्ट रिप्लिका, मतलब KV, यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर आ जाएगा भाई उल्टा ओल्ड, एंड यहाँ पर आ जाएगा केवी क्या आ जाएगा न्यू, तो ब्रैकेट कंप्लीट, और वोल्टेज के लिए हमने बोला था स्क्वायर, बाकी कुछ नहीं, ये वैल्यू पुट कर देना। तो x कितनी है जी, जीरो कितना है 0.4 डिवाइड बाय नया वाला MVA कितना है, तो आप बोलोगे सर 100, पुराना वाला कितना था बेटा 75। ओके, इनटू नया ओल्ड वाला वोल्टेज कितना था, तो आप बोलोगे सर ओल्ड वाला वोल्टेज देख सकते हो आप 10 था, और पुराना वाला नया वाला आपके पास 11 है, उसका कर देना है स्क्वायर। तो ये 3 टाइम्स काटेगा, ये 4 टाइम्स काटेगा। यस, तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10, और ये आपके पास 121। इसको सॉल्व कर लेना, बाकी कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर सॉल्व करते नहीं बैठूंगा, मतलब पूरा मल्टीप्लाई विथ 10 मल्टीप्लाई विथ 10 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 121 कर देंगे, तो ये आ जाता है आपके पास 0.444 पर यूनिट। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। इतना प्यार से और नज़ाकत से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। यस, तो ऐसे ही आपको बाकी के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यस, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेसिकली, कि आपके पास क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो ये क्वेश्चन हमने देखा हुआ है। यस, ये क्वेश्चन हमने देखा हुआ है कि आपके पास आई बेस की वैल्यू क्वांटिटीज क्या होती है। जब 3 फेज होता तो हम क्या बोलते थे सर, यस 3 फेज डिवाइड बाय √3 इंटू VL, ऐसा ही होता था ना। और सिंगल फेज जब होता है आई बेस, तो हम क्या बोलते हैं सर, यस सिंगल फेज अपॉन V पर फेज, यही होता था। तो इसके हिसाब से आपके पास बेस करंट पूछा है ना, आपको बेस करंट कितना रहेगा, तो इसी को तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, तो ये बेस क्वांटिटी होती थी, राइट। यस ना, और ये भी लाइन टू लाइन आपके पास बेस ही तो क्वांटिटी होती थी कि नहीं 3 फेज के लिए, तो हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते थे ये MVA
बेस डिवाइडेड बाय √3 इंटू वी बेस, और ये कौन सा आपके पास, ये लाइन टू लाइन, तो इसका मतलब ऑप्शन ये हमारा सही है। गेटिंग, ऑप्शन ये हमारा सही है, तो इसमें कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। एंड वैसे ही हमने यहाँ पर शायद से जेड पर यूनिट इन थ्री फेज अगर मुझे निकालना है, तो जेड पर यूनिट अगर मुझे चाहिए तो उसका क्या फॉर्मूला बन रहा था बेटा? यस, क्या बन रहा था जेड पर यूनिट? यस, तो जेड पर यूनिट का फॉर्मूला क्या बन रहा था? तो यही बन रहा था ना कि जेड पर यूनिट इज इक्वल टू जेड इन ओहम इन टू, यस, पर यूनिट में मैंने बोला था कि जो भी एम वी ए रहेगा वो ऊपर रहेगा डिवाइड बाय किलो वोल्ट का आपके हो जाता था स्क्वायर। ओके, तो ये मतलब ओहम मतलब एक्चुअल वैल्यू, तो जेड पर यूनिट इक्वल टू जेड ओहम एम वी डिवाइड किलो स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ये में आपके पास सही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। इतना प्यार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यस, वैसे ही आपके पास ये क्वेश्चन है एंड शायद से ये क्वेश्चन मैं आज का लास्ट क्वेश्चन रखूंगा, बाकी क्वेश्चन है पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, उसको आप सॉल्व कर देना। ओके, पर यूनिट रिएक्टेंस मतलब एस एम एम वी ए दिया हुआ है। चलो, एम वी आपके पास कितना देगा? 500 एम वी ए, और ये ओल्ड है सपोज। ओके, एंड यम की वैल्यू दी चुकी है आपके पास, यम यम ओल्ड 20 पीयू दिया हुआ है, एंड एक्स आपके पास ओल्ड पर यूनिट में आपके पास सपोज 2 पर यूनिट दिया है। सपोज क्या भाई, दिया ही है, तो आपको बोला गया है कि अगर आपके पास, अगर अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो एम वी आपके पास जो नया वाला दिया है एम वी है, न्यू जो दिया आपके पास, वो दिया है आपके पास 100 MVA। ओके, देन आपको पूछा कि उसके करस्पॉन्डिंग इनर्शिया मतलब यम एंड रिएक्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो मतलब यम हमने अभी अभी देखा था बेटा, यम पर यूनिट अगर मुझे न्यू चाहिए तो वो क्या होता है सर? यम पर यूनिट ओल्ड होता था ना, इनटू या इनर्शिया के लिए एमवीए इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर न्यू है तो हम यहाँ पर एमवीए क्या लेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर वोल्ट डिवाइड बाय एमवीए, हम क्या करेंगे भाई यहाँ पर न्यू करेंगे। गेटिंग, मैंने अभी अभी बताया था ये चीज़। तो पुराना वाला कितना है? तो पुराना वाला देखो 20, ओल्ड वाला देखो कितना है सर? 500, एंड नया वाला कितना है सर? 100। तो देखो ये दो जीरो काट देगा तो ये कितना हो जाएगा? तो 5 × 20, तो आपके पास ये हो जाएगा 100 पर यूनिट। तो यम की वैल्यू 100 पर यूनिट होनी चाहिए। ओके, यम पर यूनिट न्यू आपके पास 100 होना चाहिए। वैसे आपके पास एक्स पूछा है, तो एक्स पर यूनिट कैसे निकलेगा? तो न्यू पूछा है ना, तो न्यू पूछा है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। तो कैसे लिखोगे आप? एक्स पर यूनिट यहाँ पर आ जाएगा भाई ओल्ड, यस, इनटू, अब मैंने बोला था कि एक्स में आपके पास जो पर यूनिट के आगे है न्यू, वो एमवीए के लिए लगा देता। पर यूनिट से पावर याद रखना, पावर मतलब एमवीए, तो पर यूनिट के आगे न्यू है तो यहाँ पर भी न्यू ही कर देना डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगा? एमवीए। अगर ऊपर न्यू किया है तो यहाँ पर क्या करोगे आप बोलोगे सर यहाँ पर आप ओल्ड करोगे, आपने ही बताया था। एंड वोल्टेज के बारे में कोई बात नहीं की है, तो यहाँ पर तो बस फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वोल्टेज कुछ भी नहीं, तो आपको यूनिटी यूनिटी पर यूनिटी लेना है। तो किलो बेस, यहाँ पर देखना पावर न्यू ऊपर थी तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला वोल्ट, एंड यहाँ पर किलो वोल्ट, यहाँ पर आ जाएगा न्यू। जस्ट रिप्लिका और वोल्टेज का कर देना है स्क्वायर। अब वोल्टेज के बारे में कोई बात नहीं, मतलब बेटा इसकी वैल्यू होनी है 1, क्योंकि वोल्टेज पर यूनिट की कोई बात नहीं, तो यहाँ पर बस वैल्यू पुट कर देना। तो एक्स पर यूनिट ओल्ड कितना था? तो 2, नया एमवीए कितना था सर? 100, पुराना कितना था बेटा आपके पास? 500। ओके, 500, तो देख सकते हो दो जीरो कटेगा तो 2/5 मतलब ये कितना हो जाएगा? 0.4। तो पर यूनिट, तो एक्स न्यू पर यूनिट आपके पास 0.4 एंड ये आपके पास 100, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट वन। कितने प्यार से और नजाकत से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब ये वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके ऊपर मैंने सीधा ही बताया था कि पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर मेजर्ड फ्रॉम द प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड आर इक्वल। क्योंकि मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड में पर यूनिट इम्पीडेंस सेम होता है। तो याद रखना, पर यूनिट एट प्राइमरी इज इक्वल टू पर यूनिट एट सेकेंडरी होता है। किसके लिए? याद रखना, ट्रांसफार्मर के लिए। ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पीछे डेरिवेटिव होता है, डेरिवेशन होता है बच्चा, बस आपको याद रखना है। ओके, ये एक्समर के लिए होता है, थ्री फेज रहे चाहे थ्री सिंगल फेज रहे, किसी के लिए भी। ओके, तो यही तो एडवांटेज है ना कि पर यूनिट में आपके पास कंफ्यूजन नहीं होता कि √3 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड या फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये सब चीज़ें, तो ये इक्वल हो जाता है। गेटिंग? ओके, चलो और भी कुछ क्वेश्चन है शायद से, तो इनको मैं अभी सॉल्व नहीं करता हूँ, इनको आपको सॉल्व करना है, एंड इसका मुझे आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। ओके,
क्योंकि मेरा अभी टाइम हो चुका है बेटा, कुछ अलग भी काम है मेरे पीछे, तो इसलिए ये सेशन को मैं अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। ये मत सोचना कि सर को आते नहीं। तो ये मैं होमवर्क क्वेश्चन रखता हूँ आपके लिए। चलो इतना तो आप कर सकते हो। तो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। एंड अगेन मैंने एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन यहाँ पर होमवर्क रखे। दिस ऑल्सो होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। एंड शायद से एक और क्वेश्चन होगा, नहीं है तो ठीक है, इतने ही क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन तो सभी को समझ में आ गया होगा, और आने वाले सेशन में हम बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट और भी पावर सिस्टम के देखेंगे। जैसे पावर सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा ना, जो भी हॉट टॉपिक है, देन मैं इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। एंड कंबाइंड सेशन हम स्टार्ट करेंगे, मतलब न्यूमेरिकल। ओके। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये सेशन समझ में आ गया होगा। और इससे पहले मैंने 20 सेशन आपको दिए बेटा महा ट्रांसको के सिलेक्शन सीरीज के लिए। तो जिन्होंने अभी तक वो सीरीज नहीं देखी है, फिर मैं बोलूँगा वो सेशन नहीं देखी है, तो हमारी यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिएगा। पूरा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और सभी सेशन के जो पीडीएफ होते हैं सभी को पता है कहाँ पर मिलते हैं, बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैं अटैच करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन तो सभी को समझ में आ गया होगा, और जो भी आपके छोटे मोटे डाउट होते हैं वो सभी क्लियर हुए होंगे। देन हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ओके।